You can start, ma'am. You are live. Okay. Good morning, students. I hope you all are doing good. So आज हमारी 11th class है income tax planning की. We are only left with 4 more classes. So I just want you guys to attend all the sessions which we are left with. क्योंकि हमें अपना जो syllabus है वो almost wind up करना होगा जल्दी जल्दी. ठीक है? तो I request you all to please attend all the classes. सो कल हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है. ठीक है, उसमें लास्ट में 2-3 टॉपिक्स जो रह गए हैं वो आई हैव शेयर्ड द प्रेजेंटेशन विद यू. वो आप इजीली समझ सकते हैं. एक एक स्लाइड के ही टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 मिनट कि बाकी लोग क्लास ज्वाइन कर ले. गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग कुसुम. ओके, जो कल हमने क्वेश्चन किया था क्या आपको वो समझ आ गया है? किसी को अगर उसमें डाउट है तो दे कैन आस्क मी नाउ. फिर हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट हेड है दैट इज आल्सो नोन एज पीजीबीपी, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे. किसी को कोई डाउट तो नहीं है कल वाले क्वेश्चन में? आपने उसको प्रैक्टिस किया था? गुड मॉर्निंग दिव्यांशु. ओके, तो अब हम आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं which will be related to profit and gains from business and profession. Good morning Dipanshu. चलिए, तो I hope my presentation is visible to you all. So let's begin with the session. The topics which we are going to discuss today are what is income from PGBP, यानी profit and gains from business and profession, incomes considered under PGBP, कौन कौन से इनकम इस हेड में आती हैं. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैसे निकालते हैं इसके इस हेड के अंडर अपनी इनकम, और डिडक्शंस अलाउड अंडर पीजीबीपी, कौन कौन सी डिडक्शन जो है यहाँ पे हमें अलाउड होती हैं. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा इनकम टैक्स में. तो ऑलमोस्ट आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जिन बच्चों ने पहले वाले जो सेशंस है वो अटेंड नहीं करे हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं. तो अगर आपका कोई फ्रेंड है प्लीज इन्फॉर्म देम टू ज्वाइन द क्लास. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. होता क्या है? ठीक है, दिस हेड इज यूज्ड टू क्लासिफाई और अग्रीगेट इनकम which the taxpayer generates through business or professional activities. यानी कि आपका अगर कोई बिजनेस है या आप किसी प्रोफेशन में है. बिजनेस क्या होता है? जैसे कि मेरा नोटबुक्स बनाने का बिजनेस है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, या फिर मेरा कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है. सो ऑल दीज आर बिजनेसेस. ठीक है, और हमारे प्रोफेशंस क्या होते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए होते हैं. ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं. ठीक है, तो ये लोग जो भी अर्न करते हैं, इनकी जो इनकम होती है वो कौन से हेड के अंडर आती है? पीजीबीपी. ठीक है, इनकी इनकम सैलरी हेड के अंडर नहीं आती है, इनकी इनकम आती है पीजीबीपी के अंडर. ठीक है, इतना क्लियर है पीजीबीपी क्या होता है? अब देखो, प्रॉफिट एंड गेन्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट और गेन आएंगे इसमें. अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो भी इस हेड में हमें कंप्यूट करना है. ठीक है, क्योंकि एंड में हमें प्रॉपर इनकम निकालनी है कि हमने कितना इनकम इस साल में अर्न किया. ठीक है, तो उसमें हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, उसमें हमारे लॉसेस माइनस होते हैं. ठीक है, तभी तो आपको अपनी एग्जैक्ट इनकम पता चलेगी कि किस पे आपको टैक्स देना है. ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? ये जो हमारा ये वाला हेड है इसमें क्या आएगा? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ठीक है, अब जो हमारा बिजनेस होता है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू, मेनली इनटू टू. एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस. ठीक है, क्या बोल रहे हो सिमरन?
एनुअल रेंट गिवन है तो यूज उसे डिडक्ट कैसे करेंगे वैकेंसी पीरियड से? ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं था, वैकेंसी पीरियड और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बिजनेस हमारा दो में क्लासिफाई किया है हमने, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, साहिल प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है चेक करो। मेरी साइड से एवरीथिंग इज ओके। या सो बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है जहाँ पे हम चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस को हम दो में फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं, वन इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, द अदर इज नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव में हमारे जिसमें हम अंदाजा लगाते हैं, जिसमें हम अज्यूम करते हैं चीजें, वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और नॉन स्पेक्यूलेटिव में आती हैं जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, This means the purchase or sale or manufacture of a commodity with a view to make profit. ठीक है, और प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन means the activities for earning livelihood which require intellectual skill or manual skill. ठीक है, तो प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए? एक स्किल चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उस प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप सीए हैं तो आपको सीए का एग्जाम पास करना पड़ता है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर का एग्जाम पास करना पड़ता है। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप उसके लिए स्किल सीखते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन जो है बिजनेस से अलग होता है, ये तो हमें पता है। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि प्रोफेशन कैन बी ऑफ अ लॉयर, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब जो हमारा सेक्शन 28 इसमें होता है, दैट टॉक्स अबाउट कि इस हेड के अंडर कौन कौन सी इनकम्स जो हैं हम कंप्यूट करते हैं। ओके, सो द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। कौन कौन सी इनकम जो है पीजीबीपी में आती है? तो पहली क्या है? द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वाज कैरिड ऑन बाय द असेसी एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि बहुत ही सिंपल लिखा है, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो दैट वुड बी कमिंग अंडर पीजीबीपी हेड। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी। सेकंड में बोलता है एनी कंपनसेशन ड्यू और रिसीव्ड बाय एजेंट। अगर एजेंट को कोई कंपनसेशन मिल रही है या कोई कंपनसेशन ड्यू है, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि वो जहां पर काम कर रहा है वो बिजनेस में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड, professional or similar association from specific services performed for its members। ठीक है, आप कोई ट्रेड कर रहे हो या किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो वो भी किसके अंडर आता है? हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। रिसीट्स इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। तो देखो, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना तो कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है, ये तो हमें पता है सबको। तो जब आप एक हमारा इंपोर्ट लाइसेंस होता है, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस से हम चीजें इंपोर्ट कर पाते हैं, हमारे पास लाइसेंस होता है। जब हम उसको सेल कर देते हैं किसी को, अपना इंपोर्ट लाइसेंस अपना आपस में ट्रेड मतलब सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब आपको यूज नहीं करना है, आपने किसी और को बेच दिया वो। ठीक है, तो इस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ वो भी आपका किस में आएगा? पीजीबीपी हेड में। ठीक है, अगर आपको कोई कैश असिस्टेंस मिल रही है, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कोई पैसा दिया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया एक्सपोर्ट करके अपना सामान, क्योंकि हमारे देश को एक्सपोर्ट करने से फायदा होगा, तो आपको गवर्नमेंट ने कैश असिस्टेंस दे दी। ठीक है, तो ये भी किसके अंडर आएगा? पीजीबीपी में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, तो एक ये पासबुक होती है, ये भी हमारे इंपोर्ट लाइसेंस जैसा होता है ना, वो वाले डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, ट्रेड वाले, तो ये सारे वो वाले डॉक्यूमेंट्स है, इनका सेल या परचेज में जो आपको प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी हमारे पीजीबीपी हेड में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ
any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from a business or exercise of profession. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हमने perquisites के बारे में पढ़ा था सैलरी में. क्या होते हैं perquisites? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, राइट? कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको कोई घर दे दिया रहने के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, आपको कार दे दी उसने यूज करने के लिए फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, तो उसने आपको फैसिलिटी या बेनिफिट कोई दे दिया, दैट इज अ परक्यूजिट. पैसे नहीं दिए लेकिन बेनिफिट दे दिया, तो वो परक्यूजिट होता है. लेकिन अगर कोई परक्यूजिट आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन में रिसीव हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर, ठीक है. आप यहाँ पर सैलरी की बात नहीं कर रहे हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप एक प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो. यहाँ पर अगर आपको कोई परक्यूजिट रिसीव हो रहा है तो वो आएगा पीजीबीपी हेड में, ठीक है. Any interest, salary, bonus, commission or remuneration due to or received by a partner of a firm from the firm provided that it has been allowed as deduction in computing taxable profit. तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, एलएलपीज होती हैं, ठीक है, वहां पर आपको कोई सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो वो सब किसके अंडर आएगा? हमारा पीजीबीपी हेड में, ठीक है. Next one is any sum received under a keyman insurance policy including the sum allocated by way of bonus on such policy. अब देखो keyman insurance क्या होता है? सबको पता है keyman क्या होता है? Who is a keyman? देखो keyman क्या होता है? जब हम किसी ऑफिस में होते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है. अगर वो उस ऑफिस में काम नहीं करेंगे या वो उनको कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर वो हमारा ऑफिस छोड़कर चले गए तो हमारे काम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. तो की मैन क्या है? एक ऐसा पर्सन हु इज ऑफ द मोस्ट वैल्यू, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऐसे लोगों का इंश्योरेंस करा देती हैं, ठीक है. जैसे कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई बीमारी हो गई या प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसका मेडिकल इंश्योरेंस या उसको कोई आगे जाके आपको बेनिफिट देना है तो उसका इंश्योरेंस, ठीक है. तो उसके लिए हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका इंश्योरेंस करा देती है, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस इज नोन एज की मैन इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू का है, ठीक है. तो उसके अगेंस्ट हमारी कंपनी जो है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है. अब देखो ये इंश्योरेंस के अगेंस्ट अगर आपको कोई पैसा रिसीव्ड हो रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई पैसा रिसीव हो रहा है, तो दैट वुड बी कमिंग अंडर पीजीबीपी हेड, ठीक है. Next is interest on securities. If the business of assessee is to invest in securities, otherwise interest on security shall be chargeable to income under the head from other sources. देखो अगर आपका बिजनेस ही है कि आपको इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटीज में, जैसे कुछ लोग का बिजनेस ये है कि वो शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीजें खरीदते बेचते रहते हैं वो, ठीक है, तो ये उनका बिजनेस प्रॉपर कोर बिजनेस यही है, तो ये उनका बिजनेस हेड में ही आएगा, पीजीबीपी में आएगा. लेकिन अगर आप कुछ और काम करते हैं, आपका प्रॉपर बिजनेस ये नहीं है, आप बस साइड में कुछ जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो भी है, तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा अगर आपको कोई इससे इंटरेस्ट अर्न होता है, ठीक है. आप देखोगे कि जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है. तो ये सब जो है, अगर आपका कोर बिजनेस ट्रेडिंग या इन सबको सिक्योरिटीज में डील करना नहीं है तो ये इंटरेस्ट आपका अदर सोर्सेज में चार्जेबल होगा, ठीक है. लेकिन अगर आपका प्रॉपर कोर बिजनेस ही इनमें ट्रेड करना है तो दिस इंटरेस्ट वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस. सो जो हमारी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, दोज आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर पीजीबीपी हेड, ठीक है. इतना क्लियर है पीजीबीपी में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं. यहाँ पे देखो आप लोगों को
ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अभी भी आपको क्लियर नहीं है चीजें, तो आप अपनी 3rd सेमेस्टर की जो बुक है बीकॉम की इनकम टैक्स की, जो अपलोडेड है वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड करो, ठीक है। उसमें से इन बेसिक चीजों को पढ़ो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, सिलेबस सामने रखो, ठीक है। उसमें से चीजें मार्क करो, क्या क्या चीजें जो आपको पढ़नी है, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर क्लास में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो क्लास के बाद उसको पढ़ो, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आप बस 1 घंटे की क्लास ले रहे हो और आपको सारी चीजें एक बार में समझ आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश करूं इस क्लास में, बट आपको इतना इजीली समझ नहीं आए, ऐसा हो सकता है। तो आप खुद भी एक बार ट्राई करो पढ़ने की, ठीक है। उस बुक को डाउनलोड करो, उसमें टॉपिक्स मार्क करो जो भी सिलेबस में गिवन है, और अकॉर्डिंगली उनको स्टडी करो, ठीक है। डे बाय डे जो हम क्लास में अपना टॉपिक डन कर रहे हैं उसको टिक करते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है, नोट्स बनाते जाओ। ये नहीं है कि मैम ने प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया तो बस हो गया, हमारा नोट्स हो गए। यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन, तभी आपको चीजें जो है क्लियर होंगी, ठीक है। चलो, अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, कैसे जो है पीजीबीपी में इनकम कैलकुलेट करते हैं हम, देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, ठीक है। हमारा एक पीएनएल अकाउंट बनता है, उसमें जो भी हमारा, आपने देखा होगा जो हम अपने अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कब बनाते थे, जब हमारा बिजनेस होता है ना, तभी तो पीएनएल अकाउंट बनेगा। तो पीएनएल अकाउंट का जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो हमने ले लिया सबसे पहले, उसमें हमने ऐड करना है एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउड बट चार्ज्ड इन पीएनएल अकाउंट। अब देखो, पीएनएल अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें हम कुछ ऐसे एक्सपेंसेस ले लेते हैं जो एक्चुअली में अकर नहीं हुए होते हैं, पर हम उनको ना पीएनएल अकाउंट में इंक्लूड कर देते हैं। अब उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने वहां पे लॉस तो दिखा दिया पीएनएल अकाउंट में कि मैंने इतना जो है डेप्रिसिएशन में चार्ज कर लिया, लेकिन एक्चुअली में आपको वो लॉस नहीं हुआ है, आपने उसके अगेंस्ट पैसे नहीं दिए हैं, आपका कोई पैसा नहीं गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड बैक कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने पीएनएल अकाउंट में जो है चार्ज कर लिए थे, बट एक्चुअली में ये हमारे लिए अकर नहीं हुए थे, ठीक है। तो हम इनको ऐड बैक कर देते हैं। Incomes taxable as business income but not credited to the P&L account. अब देखो, कुछ ऐसी इनकम्स थी जो बिजनेस इनकम में आनी चाहिए थी बट पीएनएल अकाउंट में हमने ऐड करी ही नहीं, ठीक है। तो उन इनकम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। अब कुछ एक्सपेंसेस थे जैसे कि बैड डेट्स लगा लो, वो आपने क्या किया, एक्सेस में जो है वहां से माइनस कर दिए कि मुझे तो लग रहा है कि मुझे इतना बैड डेट हो जाएगा, मुझे 1 लाख का बैड डेट हो जाएगा, तो आपने पीएनएल में से बैड डेट को लॉस मान के माइनस कर दिया, लेकिन आपको बैड डेट हुए ही नहीं, या 1 लाख से कम के बैड डेट हुए, यानी कि 30,000 के बैड डेट हुए। तो जो आपका 70,000 लॉस आपने ऊपर दिखाया था उसको आप यहाँ पे ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। ये हम अपना प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये उस चीज का परफॉर्म है, ये सब चीजें आपको ऐड करनी है, ठीक है। ऐड वाली क्लियर हो गई। अब डिडक्ट देखो क्या क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने अलाउ तो कर दिए लेकिन आपने पीएनएल में दिखाया ही नहीं, आपको लॉस तो हुआ था लेकिन आप दिखाना भूल गए या आपने दिखाया नहीं, ठीक है। तो उनको आप यहाँ पे माइनस करोगे। उसके बाद इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब आपने गलती से ऐड कर दिया, ये आपकी बिजनेस इनकम थी नहीं पर आपने ऐड कर दी, तो आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक जो था वो आपने ओवर वैल्यू करके दिखा दिया था, इतना था नहीं, तो जितना ओवर वैल्यू उसको माइनस कर दो। और एंड में हमारा क्या बच जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ऐसे हमको जो है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो इस टॉपिक में हमारी मेन जो जिस पे फोकस होना चाहिए दैट इज डिडक्शंस, ठीक है। कुछ हमें डिडक्शन जो है लॉ प्रोवाइड करता है अंडर पीजीबीपी हेड। इसमें कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं,
कुछ रिलेटेड होती है हमारी डेप्रिसिएशन से, कुछ रिलेटेड होती है हमारी रिसर्च से। आप जब एक बिजनेस रन करोगे तो आप उससे पहले रिसर्च करोगे, ठीक है, आप रिसर्च में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, आप लोगों को, रिसर्चर्स को हायर भी कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे खर्चे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको इसके अगेंस्ट जो है डिडक्शन दे देते हैं कि आपने इसमें इतना पैसा लगाया है, रिसर्च में इतना पैसा लगाया है, ठीक है, तो अभी जो आप इनकम अर्न कर रहे हो इसमें हम आपको थोड़ा डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे सो दैट आपका टैक्स कम बने, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे डिडक्शंस को। डिडक्शंस मेनली जो है कवर होती हैं सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक, ठीक है। सो पहले सेक्शन 30 देख लेते हैं। सेक्शन 30 में कौन सी डिडक्शंस आती हैं, एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, ठीक है, बिजनेस जहां पर आपका हो रहा है, जिस प्रीमाइस में, यानी जिन सराउंडिंग्स में आपका बिजनेस हो रहा है, किसी बिल्डिंग में हो रहा है, किसी गोडाउन में हो रहा है, ठीक है, तो ये बिजनेस के प्रीमाइसेस से रिलेटेड की डिडक्शन है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर यूज ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज अलाउड, यानी कि जो आपके रेवेन्यू खर्चे होंगे बिल्डिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे अलाउड होंगे, ठीक है। प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड एज टेनेंट, प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड एज ओनर। तो अब देखो, आपका जो प्रीमाइसेस है, अगर वो ओनर जो है आप ही उसी जगह के ओनर हो और आप ही बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको किस किस चीज की डिडक्शन मिल जाएगी, रिपेयर की, इंश्योरेंस की, टैक्स की, ठीक है, इन सब चीजों की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ आप देखो कैपिटल खर्चे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू खर्चे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम आपको सारा का सारा खर्चा जो आपने किया है वो तो उसकी तो डिडक्शन नहीं दे सकते, लेकिन कुछ रेवेन्यू खर्चों की डिडक्शन हम दे देते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, रेंट है, ठीक है, रिपेयर है, टैक्स है, ठीक है। तो इन सब चीजों की हम आपको डिडक्शन दे देते हैं, ठीक है। ये टैक्स कोई हमारा इनकम टैक्स नहीं है, ये अलग दूसरे दूसरे टैक्स होते हैं। देखो कितने सारे टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं हमारे, फिर हमारा सर्विस टैक्सेस होते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के टैक्सेस जो होते हैं, वो वाले टैक्स की बात हो रही है। अगर इनकम टैक्स की डिडक्शन दे दी तो फिर हमें तो हमारे तो फिर अच्छा ही हो जाएगा ना फिर हम क्यों पढ़ेंगे इतना सब कुछ, तो ये डिफरेंट वाला टैक्स है। तो जब आप ओनर हो तो आपको कौन कौन सी चीजों की डिडक्शन मिल जाएगी, इंश्योरेंस की, रिपेयर्स की, ठीक है, और कुछ टैक्सेस की। और अगर आप टेनेंट हो, यानी कि ये जो बिल्डिंग है जहां पर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, ये आपने किराए पे लिए किसी से, ठीक है, ये आपकी अपनी नहीं है, आप ओनर नहीं हो, तो आपको रेंट की डिडक्शन भी मिल जाएगी। यानी आप इस बिल्डिंग के एक्चुअल ओनर को रेंट पे कर रहे हो आपने, क्योंकि रेंट पे लिए ये बिल्डिंग, तो इस रेंट की डिडक्शन भी आपको अलाउेबल हो जाएगी, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 क्लियर है, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रीमाइसेस, मेनली बिल्डिंग से रिलेटेड होती है। रेवेन्यू खर्चों की हमें डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है, और अगर हम टेनेंट है तो रेंट की भी डिडक्शन मिल जाती है, अगर हम ओनर हैं तो हमें बाकी रेवेन्यू खर्चों की डिडक्शन मिलती है, जिसमें कि रिपेयर, इंश्योरेंस और कुछ टाइप के टैक्सेस जो है इंक्लूडेड होते हैं, क्लियर है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिडक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब देखो सेक्शन 31 किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल खर्चों की यहाँ पर भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ रेवेन्यू खर्चों की बात हो रही है। ऐसे रेवेन्यू खर्चे जो हम किस पे कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर पर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred on current repairs, insurance premium incurred on plant and machinery, furniture and fixture is allowed, but rent and taxes are allowed under section 37. So ये क्या बोल रहे हैं कि रेवेन्यू खर्चों में क्या क्या है, हमारा रिपेयर है, इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सब चीजें जो है हमारी सेक्शन 31 में अलाउएबल है। और कुछ इसमें से जो दो चीजें हैं, दैट इज अगर रेंट हम पे कर रहे हैं, किसी मशीन को या किसी फर्नीचर को हमने रेंट पर अगर लिया हुआ है, तो हमें इस पे जो रेंट की डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 37 मिलेगी, ठीक है। ये 31 है, 31 में हमें रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी, और बाकी की जो दो डिडक्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, दैट इज हमारा रेंट एंड टैक्सेस, ये हमारे सेक्शन 37 में डिडक्शन एज अ डिडक्शन हमें रिसीव हो जाएगी।
नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में सब लोग जानते हैं, प्लीज कमेंट। डेप्रिसिएशन सबको पता है क्या होता है? वियर एंड टीयर ऑफ एसेट्स होता है। टाइम टू टाइम उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे हमने आज फोन परचेज किया 20,000 का, तो अगले साल वो 20,000 का नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो है कम हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती रहती है। क्लियर है सबको? डेप्रिसिएशन सबने पढ़ा है, आई गेस 11th क्लास में भी था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी होगा। ओके, सो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन कैसे हमें रिसीव होती है इसको हम देखेंगे। हम सबसे पहले कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप कब क्लेम कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि हर कोई आया और उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली, ऐसा नहीं होता है। आप डेप्रिसिएशन सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हो व्हेन टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। फर्स्ट वन इज एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द असेसी, यानी कि जो असेसी है वो इस एसेट का ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये एसेट है, मैं ये यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको रेंट पे लिया था किसी से और मैं इसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसके नाम पे ये एसेट है, जिसने इस एसेट को खरीदा है, वो ही डेप्रिसिएशन जो है क्लेम कर सकता है। ठीक है, सो ओनर कैन ओनली क्लेम द डेप्रिसिएशन। asset must be used for the purpose of business and profession during the previous year, यानी कि ये एसेट जो है हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी एसेट है जो आपके घर में यूज हो रही है और उसको आप जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन में डेप्रिशिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर एसेट आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो है यूज होनी चाहिए। ठीक है, यस सिमरन, राइट। क्लियर है? दो कंडीशंस क्लियर है। पहला, ओनर होना चाहिए असेसी। सेकंड क्या है? ये एसेट हमारे बिजनेस में यूज होनी चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो हमने 12th क्लास में या 11th क्लास में जो पढ़ा था वो डिफरेंट था, और जो एक्चुअली में हम डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हमने तब पढ़े थे कि दो मेथड होते हैं, एक होता है WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है हमारा SLM विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम डेप्रिसिएशन दो टाइप से चार्ज करते थे, WDV एंड SLM। लेकिन यहाँ पर जब हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि WDV मेथड ही यूज होता है। ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ एसेट यूजिंग द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें एक, सिर्फ पावर जनरेशन यूनिट्स जो है, जो लोग पावर सप्लाई करते हैं, वो उनके पास चॉइस है कि वो SLM या फिर WDV यूज कर लें। बाकी हर किसी टाइप की एसेट पे WDV मेथड ही लगेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना? एक्सेप्शन क्या है? पावर जनरेशन यूनिट्स, ठीक है, उनके पास चॉइस है, वो SLM यूज कर लें या WDV यूज कर लें, बाकी सबको जो है WDV ही यूज करना है। ठीक है, याद है सबको रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड? तो यहाँ पे मैंने नोट बना के भी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द WDV मेथड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पावर जनरेशन यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन अंडर अकाउंटिंग रूल्स एंड टैक्सेशन रूल्स। तो ये जो है मैंने यहाँ पे डिफरेंस डाल दिया है कि अकाउंट्स में कैसे डेप्रिसिएशन को हम यूज करते थे, कैसे चार्ज करते थे, और एग्जैक्ट टैक्स के अंडर हम कैसे जो है डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो पहला देखो, WDV SLM मेथड इज अलाउड, ओनली WDV मेथड इज अलाउड। यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम में, यानी कि अकाउंट्स के ऑपोजिट जो हमारा इनकम टैक्स वाला सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक साइड देखो अकाउंट सिस्टम लिखा है, एक साइड टैक्सेशन लिखा है। तो अकाउंटिंग में हम WDV और SLM दोनों पढ़ते थे, लेकिन टैक्सेशन में हम क्या पढ़ते हैं? हम सिर्फ चार्ज कर सकते हैं WDV मेथड के अंडर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम में देखो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन इंडिविजुअल एसेट।
कैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाता था कि एक मशीनरी है, इसको हम इतनी रेट से इतनी रेट तक यूज करते हैं, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, ऐसे बोल दिया जाता था अकाउंट्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है टैक्सेशन सिस्टम में, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। सिंगल एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, यहाँ देखो येलो कलर के बॉक्स में मैंने लिखा है, जो एसेट सेम कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है, या फिर ऑन विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड, ये दोनों चीजें जो है मैंडेटरी हैं ब्लॉक ऑफ एसेट बनाने के लिए। ठीक है, क्या आपको इससे क्लियर हो रहा है कि सेम कैटेगरी की एसेट होनी चाहिए, यानी कि अगर फर्नीचर है तो दूसरा जो है वो भी फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम लगा रहे हैं किसी टेबल पे डेप्रिसिएशन तो उसके साथ हम चेयर पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं क्योंकि वो सेम कैटेगरी के अंडर आती है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सेकेंड चीज क्या है कि उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए, यानी अगर टेबल पे जो है 5% डेप्रिसिएशन लग रहा है एक साल में और चेयर पे भी 5% डेप्रिसिएशन लग रहा है एक साल में और वो सेम नेचर के हैं क्योंकि वो फर्नीचर ही है, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर्म करेगा। ठीक है, ये एक ब्लॉक ऑफ एसेट जो है फॉर्म कर रहा है। कंडीशन समझ में आ रही है? सबसे पहले सेम नेचर की एसेट होनी चाहिए, सेकंड इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर्म करेगी। ऐसा नहीं है कि मशीन को आप फर्नीचर के साथ जो है डेप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, ये जो है डिफरेंट है। ठीक है, शिप को आप कार के साथ डेप्रिशिएट कर रहे हो तो ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर कार हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, छोटी कार कर रहे हैं, बड़ी कार कर रहे हैं, तो ये सेम कैटेगरी की है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिफरेंट चीजों को डेप्रिशिएट करेंगे तो वो जो है एक ब्लॉक नहीं बना पाएंगी। ठीक है, ब्लॉक बनाने के लिए सेम नेचर होना चाहिए और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उन पर लगना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे कि अकाउंटिंग सिस्टम में डेप्रिसिएशन लग रहा था इंडिविजुअल एसेट पे, एक मशीन बोल दी, एक कार बोल दी, एक कोई टूल बोल दिया। ठीक है, लेकिन हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें डेप्रिसिएशन लगता है ब्लॉक ऑफ एसेट पे। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट दो कंडीशन से बनता है, पहला सेम नेचर की एसेट होनी चाहिए, सेकंड उनका जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड अब अगला देखो, अकाउंटिंग सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट यूज्ड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। ठीक है, कितने दिन हमने एसेट को यूज किया उस अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, आपको याद होगा आप डेट्स निकालते थे, फिर डेज निकालते थे, कितने दिन हमने यूज किया है, एक साल 3 महीने, ऐसे ऐसे करके फिर उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है इसमें थोड़ा ऑपोजिट जो है रूल है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एसेट जो है 180 डेज से कम यूज करी है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हम आपको 50% डेप्रिसिएशन ही चार्ज करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का रेट था 10% मशीनरी के ऊपर, इस मशीनरी को हमने यूज किया सिर्फ 150 डेज और हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है, फाइनेंशियल पीरियड, वो खत्म हो गया, ईयर खत्म हो गया हमारा, हमने यूज किया सिर्फ 150 डेज। तो जब हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 10% की जगह 5% लगाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ इस पे 50% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं अंडर द टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम में क्या रूल है कि अगर आप कोई एसेट 180 डेज से कम यूज करते हो तो उस पे सिर्फ हम 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट अकाउंटिंग में क्या रूल था कि हम जितने दिन भी अपनी एसेट को यूज करते हैं उतने दिन की हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। टैक्सेशन सिस्टम में 180 डेज का रूल है, 180 डेज से ज्यादा आप अगर अपनी एसेट को यूज करते हो तो आपको फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करने दिया जाता है। अगर 180 डेज से कम आप यूज करते हो उस एसेट को तो आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलता है। क्लियर हो रहा है सबको?
डेप्रिसिएशन के ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? आगे देखो, अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ टैंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता था, लेकिन टैक्सेशन में टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों पे जो है अपना डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम में लाइफ ऑफ एसेट पे जो है डेप्रिसिएशन लगता था, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम में एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो वही थे जो हमने डिस्कस किए। एक तो WDV से चार्ज होता है सब पे डेप्रिसिएशन, एक्सेप्शन है पावर जनरेशन यूनिट्स के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा कि डेप्रिसिएशन जो है ब्लॉक ऑफ एसेट पे चार्ज होता है टैक्सेशन में, और अगर हम 180 डेज से कम किसी एसेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे हमें सिर्फ 50% डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए मिलता है। और लास्ट क्या है कि अकाउंटिंग सिस्टम में डेप्रिसिएशन सिर्फ टैंजिबल एसेट पे लगता था, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम में डेप्रिसिएशन इनटैंजिबल एसेट पे भी लगता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये कुछ मैंने इधर चीजें इंसर्ट करी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स आपको मिल जाएगा, नीचे देखो यहाँ पे 180 डेज वाली कंडीशन भी लिखी है, और इसमें जो है हम डेप्रिसिएशन को 5 कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे पहला होता है हमारा बिल्डिंग की कैटेगरी, सेकंड होता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स की कैटेगरी, थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद शिप्स और इंटैंजिबल एसेट की कैटेगरी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम इन पांचों में क्लासिफाई करके किसी एसेट पे चार्ज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाह रहे हैं, तो ऐसी बिल्डिंग जहां पर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई गोडाउन हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो वो सारा इंक्लूडेड होगा हमारे बिल्डिंग वाले हेड में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे हमने कैसे क्लासिफाई किया है इस सेट को। सब उससे पहले ये देख लो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करना है हमें। ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, लास्ट ईयर जो आपने उसकी वैल्यू निकाली होगी, रिटन डाउन वैल्यू एक एसेट की, उसको यहाँ पे लिखना है, उसमें ऐड करना है अगर हमने उस ब्लॉक से रिलेटेड कोई एसेट जो है अक्वायर किया है। ब्लॉक क्लियर है सबको? ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है सबको क्लियर है? सेम रेट का जो है असेट होना चाहिए, उस पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगी होनी चाहिए, और वो सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे अभी मैंने चेयर और टेबल का एग्जांपल दिया, उनका नेचर सेम है, वो फर्नीचर है हमारे लिए, दोनों ऑफिस वर्क के काम आएंगे हमारे लिए। ठीक है, नेचर सेम हो गया, उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी अगर सेम लग रहा है तो वो एक ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसी जगह पर चेयर पर लग रहा होता 10% डेप्रिसिएशन और टेबल पे लग रहा होता 5% डेप्रिसिएशन, तो वो एक ब्लॉक में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बनाने के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसी एक की सेटिस्फाई होने से काम नहीं चलेगा, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो है सेम नेचर के एसेट होने चाहिए और वो सेम रेट पे डेप्रिशिएट होने चाहिए। ठीक है, तभी हम ब्लॉक बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू ऑफ अ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक हमने पिछले साल बनाया था उसका बैलेंस जो बचा हुआ है। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड, इस ब्लॉक के अगेंस्ट हमने कोई एसेट अक्वायर किया है, यानी सेम कोई चेयर नहीं ले ली इस साल, उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमने ऐड कर दी। लेस कर देंगे हम अगर हमने कोई चीज को डिस्कार्ड कर दिया है। ऐसे हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी सेम तरीके से करते थे, जिस असेट को हम अक्वायर कर लेते थे, नई मशीनरी अक्वायर कर ली, उसको ऐड कर दिया, किसी मशीन को सेल कर दिया या डिस्कार्ड कर दिया, उसकी वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है यहाँ पे भी। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो भी रेट पे उस ब्लॉक पे लग रहा है वो हमें चार्ज करना है, और इन दी एंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WDV आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, कंप्यूट करना है। नाउ जो हम क्लासिफाई कर रहे थे एसेट्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको याद करने पड़ेंगे, क्या क्या रेट पे किस किस चीज पे डेप्रिसिएशन लग रही है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, पहली कैटेगरी क्या थी, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में पहला क्या आ गया, रेजिडेंशियल पर्पस। अब बिजनेस जब आप रन करते हो तो हो सकता है कि उस बिजनेस के लिए
जो है उसके बिजनेस के जो वर्कर्स हैं उनके लिए आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी है या आपने बिल्डिंग खरीद ली है, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, वो वर्कर्स उधर रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बिल्डिंग पे जो हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है दैट इज 5%। इस पे आप एनुअली 5% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो अगर ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है फॉर द बिजनेस, ठीक है। सेकंड क्या है, बिजनेस पर्पस। अब कोई बिल्डिंग है, वहां पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, वहां पे आपने मशीनरी लगा रखी है, आपका जो बिजनेस है वो चल रहा है, वहां काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग पे आप 10% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो पर ईयर, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी, टेम्पररी बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि जहाँ पे शूटिंग होती है तो वो लोग टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बना देते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो इन टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पे जो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं उसका जो अमाउंट है दैट इज 40%, ठीक है। 40% जो है हम टेम्पररी स्ट्रक्चर पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, नेक्स्ट कैटेगरी है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे हमारी 10% की डेप्रिसिएशन का रेट लगता है, दिस इज फ्लैट 10%। फर्नीचर पे हमेशा 10% डेप्रिसिएशन ही आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी में हमारा मोटर कार वाली चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। इन जनरल प्लांट एंड मशीनरी पे 15% जो है डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी आपके क्वेश्चन में दिखेगा तो आपको उस पर 15% डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे लिखा है मोटर कार जो कि हायरिंग बिजनेस में यूज हो रही है, ठीक है, हायरिंग बिजनेस है आपका और उसके लिए आप मोटर कार यूज कर रहे हो तो 30% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। मोटर कार यूज फॉर अदर पर्पस, हायरिंग के अलावा किसी और पर्पस के लिए आप मोटर कार यूज कर रहे हो, कोई और बिजनेस है आपका, तो आप उस पर 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग एसेट जैसे कि बुक्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, तो इन सब पे आप 40% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये रेट्स आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है हमारा शिप्स की कैटेगरी। अगर आप कोई शिप ओन करते हो तो उस पर आप 20% डेप्रिसिएशन एनुअली चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी जो है हमारी दैट इज रिलेटेड टू इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट क्या होता है, हमारे ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ठीक है। इन सब पे आप क्या कर सकते हो, 25% फ्लैट डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये रेट्स आपको क्लियर होंगे। कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सिर्फ याद करना होगा। मेन जो है इसमें बिल्डिंग का जो है याद कर लो, 3 ही कैटेगरीज है। फर्नीचर पे तो फ्लैट 10% लग रहा है रेट। आगे प्लांट एंड मशीनरी में देखो जनरल रेट इज 15%। अगर आपको कहीं प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है और क्वेश्चन में रेट दिया नहीं है तो कितना लगाओगे, इन जनरल 15%, ठीक है। अगर मोटर कार यूज फॉर हायर बिजनेस लिखा हुआ है कि हायरिंग का बिजनेस है आपका, उसके लिए आप मोटर कार यूज कर रहे हो तो उस पर 30% का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। इनटैंजिबल एसेट्स अगर यूज कर रहे हो, इनटैंजिबल एसेट्स है आपके पास, तो उन पे फ्लैट 25% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा डेप्रिसिएशन का। इसमें जो कैटेगरीज हैं ये हमने डिवाइड कर लिए हैं तो आपको याद करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज इस हेड के अंडर आती है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 के अंडर हम कोई भी साइंटिफिक रिसर्च अगर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर आवर बिजनेस। आप देखो मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट की थी क्लास तब मैंने क्या बोला था कि जब आप कोई बिजनेस रन करते हो तो उसमें आपको क्या है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि पूरे के पूरे साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वहां पर सालों साल लेबोरेटरी में रिसर्च चल रही होती है, उसके बाद वो बिजनेस को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमारी गवर्नमेंट हमें क्या करती है, हेल्प करती है कि ठीक है आप करो साइंटिफिक रिसर्च, इस चीज के लिए हम आपको कुछ टैक्स में बेनिफिट दे देंगे, हम आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अब। ये सबसे पहले आपको याद रखना है सेक्शन 35 है। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, इट मीन्स एक्टिविटीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल,
एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, तो इन सब चीजों पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या क्या हमारा खर्चा हो रहा है रिसर्च पे। इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। इट विल इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन और प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जो भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च करने में खर्चा हो रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अब साइंटिफिक रिसर्च जो है हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज कि हम खुद ही कर लें, सेल्फ, इसको हम बोलते हैं इन हाउस रिसर्च, कि हमने क्या किया, अपने बिजनेस से रिलेटेड खुद ही रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। हमने किसी पर्टिकुलर बाहर वाली एजेंसी को हायर नहीं किया, हमने खुद ही रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं इन हाउस रिसर्च, ठीक है। द सेकेंड वन इज आउटसाइड एजेंसी रिसर्च, रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस। आपने क्या किया, आपने बाहर के इंस्टीट्यूशंस को हायर कर लिया, किसी एजेंसी को हायर कर लिया, किसी कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच में जो है वहां पे हेल्प मांगी जाएगी कि आप मेरी रिसर्च करने में हेल्प करो, आपने किसी एजेंसी को हायर कर लिया या फिर, तो ये सब जो है ये आउटसाइड रिसर्च में आता है, ठीक है। तो दो टाइप की रिसर्च हो गई हमारी, पहली हो गई इन हाउस रिसर्च जिसमें कि हम खुद ही रिसर्च कर रहे हैं, अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए खुद ही रिसर्च कर रहे हैं हम। और सेकंड हो गया जब हम आउटसाइड एजेंसीज को हायर करते हैं रिसर्च करने के लिए। Just give me a second. ओके, तो ये क्लियर है, साइंटिफिक रिसर्च को दो में बाइफिकेट कर सकते हैं हम, इन हाउस और रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च को मैंने दो पार्ट्स में यहाँ पे क्लासिफाई किया है, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। सबसे पहले होता है हमारा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। आप रिसर्च कर रहे हो लेकिन अभी आपने बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो दो हमने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड द सेकेंड कैटेगरी इज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो बिफोर वाले में देखते हैं, यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। Expenditure incurred during 3 years immediately before the commencement of business is allowed as deduction. तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या बेनिफिट देती है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो बहुत पहले से, ठीक है, तो हम आपको 3 साल पहले तक का डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसे समझो, जैसे अभी चल रहा है 2022, ठीक है, और मैंने अपना बिजनेस अब स्टार्ट किया, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि इस बिजनेस के लिए मैं पिछले 5 साल से जो है रिसर्च कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप दिखा दो अपने पेपर्स और रिसर्च का जो भी काम है आपका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 5 साल पहले से रिसर्च कर रहे थे, लेकिन आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसके 2022 के 3 साल पहले तक की मिलेगी, यानी कि 21, 20 और 19, ठीक है। इन 3 सालों की डिडक्शन हम आपको टैक्स की दे देंगे, बाकी जो 5 साल में से 2 और साल आपने रिसर्च में लगाए उसकी डिडक्शन हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अगर आप कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने से पहले रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले आप रिसर्च कर रहे हो, तो उससे पहले के 3 साल जो है एज अ डिडक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। भले ही आपने उसमें 15 साल लगाए हो या आपने 20 साल लगाए हो, लेकिन बेनिफिट जो है सिर्फ पिछले 3 साल का ही आपको मिलेगा एज अ डिडक्शन इन टैक्स, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी क्या आ गई हमारी कि एक्सपेंसेस, दूसरी कैटेगरी है हमारी जब हम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है यहाँ पर रिसर्च करते हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसके बाद हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय असेसी, यानी कि जो आपके एक्सपेंडिचर इनकर होते जाएंगे साल बाय साल,
वो उस साल आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है इसमें हमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं। परचेज ऑफ मटेरियल जो हमने किया है, पेमेंट ऑफ सैलरी अगर हमने किसी को करी है, अपने एजेंट को या अपने कोवर्कर को, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आपने कोई कार खरीदी, आपने कोई टूल्स खरीदे, आपने मशीनरी खरीदी रिसर्च के लिए, तो उन सब की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन लैंड अगर आपने खरीदा है रिसर्च के लिए तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो हमारी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, इसमें एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर अलाउड एज डिडक्शन, इसमें कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन लैंड की डिडक्शन यहाँ भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? तो ये थी हमारी सेल्फ रिसर्च, जो हम खुद कर रहे थे रिसर्च। सेकेंड कैटेगरी थी रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस। अब कुछ आउटसाइड इंस्टीट्यूशन की हमने हेल्प ली रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो उस केस में देखो क्या होगा, चार कैटेगरीज यहाँ पे मैंने बनाई है। एनी पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ आईआईटी और स्पेसिफाइड पर्सन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपने किसी आईआईटी की हेल्प ली, नेशनल लेबोरेटरी की हेल्प ली, या फिर किसी स्पेसिफाइड पर्सन की हेल्प ली जो कि साइंटिफिक रिसर्च करता है। ठीक है, तो उस केस में आपको 100% डिडक्शन, जो आपका इस पे एक्सपेंसेस होंगे उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी उस साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनी पेमेंट मेड टू अ नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपने किसकी हेल्प ली, किसी नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई थी, या फिर कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, आपने उनकी हेल्प ली है रिसर्च करने के लिए, तब भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एनी पेमेंट मेड टू अ नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इस केस में भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप सोशल साइंस पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको इस केस में भी डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एनी पेमेंट टू एन अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कोई इंडियन कंपनी है जो कि रिसर्च का ही काम करती है, ठीक है, उनकी आपने हेल्प ली है रिसर्च करने में, तो भी आपको 100% डिडक्शन जो है अलाउएबल होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? यहाँ पे देखो सारे फ्लैट 100% कर दिया है। पहले जो फर्स्ट टू कैटेगरीज थी इसमें 150% था, लेकिन विद इफेक्ट टू 21-22 असेसमेंट ईयर इन सबको जो है 100% कर दिया गया है। तो आपको डिडक्शन मिलेगी 100%। अगर आपको कहीं भी रिसर्च दिखता है तो यू कैन गेट अ डिडक्शन ऑफ 100% फॉर दैट। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है आई गेस, या सो इसको ले लेते हैं। कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ याद करनी है चीजें। मेनली क्या है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होती है जिनकी लिस्ट जो है हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। ठीक है, इन केसेस में क्या होता है कि हमें फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, अगर हम कोई स्पेसिफाइड बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उसमें हमारा लग रहा है, पैसा लग रहा है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लो। 100% एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज अलाउड एक्सक्लूडिंग लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो लैंड इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, गुडविल की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। जब आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लोगे उसके बाद ही डिडक्शन मिलेगी। पेमेंट ऑफ 10,000 इन अ डे शुड नॉट बी मेड इन कैश। आपको पेमेंट जो करनी है किसी को या किसी से रिसीव करनी है वो 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश में नहीं करनी है, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, याद रखना है। सेक्शन 35 AD है ये स्पेसिफाइड बिजनेस का, और स्पेसिफाइड बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस इंक्लूडेड होते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर आप जो है बिजनेस कर रहे हो कोल्ड चेन फैसिलिटी का,
ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री है, मरीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स है। इन सब चीजों में अगर आप कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस कर रहे हो तो वो माना जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस के अंडर, और आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, लैंड की नहीं मिलेगी, गुडविल की नहीं मिलेगी, बाकी कैपिटल खर्चे जो हो रहे हैं, आपकी मशीन ले रहे हो या आप बड़े बड़े स्टोरेज, आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज करने के लिए तो फ्रिज चाहिए बड़े बड़े, वो आप ले रहे हो, गोडाउन लिया है आपने, तो इन सब की आपको डिडक्शन जो है मिल जाएगी। ठीक है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से होते हैं, इनको हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती है। अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड बिजनेस करता है तो उसको प्रमोट करने के लिए, यानी कि ताकि और लोग भी ये बिजनेस करें, गवर्नमेंट हमें डिडक्शंस प्रोवाइड करती है टैक्स में। ठीक है, सेकंड क्या है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए कोई वेयर हाउस आपने बनाया है, फैसिलिटी दी है, तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, पेट्रोलियम पाइपलाइन को आप ले कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, आपने देखा होगा पेट्रोल जो है कहाँ से ट्रांसफर होता है, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, रीजन टू रीजन। तो अगर आपका ये बिजनेस है पाइपलाइंस बिछाने का, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आपको हॉस्पिटल आप रन कर रहे हो जिसमें एटलीस्ट 100 बेड्स हैं, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आप स्लम रीडेवलपमेंट या रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के अंडर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, तो भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। आप ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जिसमें कि आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आपने देखा होगा आवास योजना होती है, ये सब योजनाएं जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अगर आप इनके अंडर काम कर रहे हो, इनसे रिलेटेड काम कर रहे हो, तो भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, 2 स्टार या उससे आपने खोला है तो भी डिडक्शन मिलेगी। अगर आप फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कर रहे हो इंडिया में, तो भी डिडक्शन मिलेगी। ये सारे के सारे स्पेसिफाइड बिजनेस में जो है इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बी कीपिंग है, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स कर रहे हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर कर रहे हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप बना रहे हो, आप रोड बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चला रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप इन सब में डील कर रहे हो तो आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माफ कर दिया जाएगा और आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इन बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है, वो चाहती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एंगेज हों, तो इसीलिए इनके लिए आपको डिडक्शंस जो है प्रोवाइड की जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज ऑलमोस्ट हमारी थ्योरेटिकल क्लास हो गई है सारी की सारी। आई जस्ट वांट कि आप इनकम टैक्स की बुक में से पीजीबीपी हेड को जो है अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।